नमस्कार दोस्तों। 17 फरवरी के दिन जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है ना दोस्तों, उस दिन आप लोगों का ना हिंदी में 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। ये दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हिंदी में हम जितना भी ऑब्जेक्टिव बताते हैं सब बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 50 लड़ जाएगा और आप आराम से 17 फरवरी के दिन अच्छे तरीके से ना हिंदी में 100 में 50 सही करके आइएगा। ठीक है, अच्छे से रट लो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है 17 फरवरी के दिन के लिए। ठीक है ना, अच्छे से रट जाइए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहताना मिलती थी, मतलब कि उनको मजदूरी कितनी मिलती थी। तो 8 आना मिलता था दोस्तों। ऑप्शन हमारा का बी हो जाएगा 8 आना, समझते ही होंगे आना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यतीन्द्र मिश्र को ना इनमें से सभी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, सभी से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। मंदिर में बजाते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो यार गुला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया ना। अब दोस्तों बीच में हम आपको ना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बता देते हैं। 10 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 5 गो आपको लिखना होगा। तो जो हम आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बता दें ना, ये सब्जेक्टिव भी आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव भी तैयारी करेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास अंतःकरण में है। कवि का मानना है कि जब व्यक्ति सच्चे दिल से उस परमपिता परमेश्वर को याद करता है, तब उसका अंतःकरण प्रेम रस से आलोकित हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि ईश्वर का निवास न तो किसी मंदिर मस्जिद में है और न ही किसी पाठ पूजा कर्मकांड अथवा विशेष प्रकार के वेशभूषा में है, बल्कि ईश्वर का निवास सच्चे प्रेम में है, जो अंतकरण से उद्भूत होता है। ठीक है ना, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों। तो आपको याद होगा दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे रट जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 8 नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम। मुहर्रम यानी कि तजिया का मेला, सुने होंगे ना नाम। तो 8 का आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है। तो संस्कृत की। ऑप्शन नंबर संस्कृति की, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 11 नंबर। ये सब दोस्तों एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, एकदम 100% मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ने रहता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये खाकी वर्दी में तो वृक्ष हमेशा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कभी कुछ देर के लिए बैठ जाता है कहाँ पर। तो वृक्ष की छाया में दोस्तों बैठ जाता है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन का ना सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, कवि के अनुसार वृक्ष को किससे बचाना है दोस्तों। तो वृक्ष को किससे बचाना है, धनहीनता से, जंजर से, या फिर लुटेरों से। तो लुटेरों से दोस्तों बचाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शहर को बचाना है। तो शहर को दोस्तों नदीरों से बचाना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नदियों को बचाना है। तो दोस्तों नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। धुआं हो जाने से किससे बचाना है। तो हवा को बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। अगर हवा धुआं हो गया तो हर इंसान का मृत्यु तय है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 17 नंबर, जंगल को किससे बचाना है। तो मरुस्थल हो जाने से जंगल को बचाना है। अगर मरुस्थल हो गया तो समझो हम लोग अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएंगे। और देखो पर्यावरण
हाँ, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तो 4 प्रकार होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लेकिन रूपांतर की दृष्टि से ना शब्द के 2 ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ये दोस्तों तीनों में से क्वेश्चन आएगा। उत्पत्ति के आधार पर 4, ठीक है, और रचना के आधार पर 3, रूपांतरण की दृष्टि से 2 होते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 20 नंबर है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों अपेक्षा का विशेषण क्या होता है, उपेक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, इनमें से विशेषण कौन है। इनमें से तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ा जो है ना ये हमारा विशेषण का एग्जाम्पल है। आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम फरवरी में लगातार आप लोगों का होने वाला है, और बहुत ऐसे लड़के हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, या फिर बहुत ऐसे लड़के परेशान हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में बहुत टेंशन हो रहा है एग्ज़ाम को लेकर। तो बाबू हमारा ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। पहले हम बता देते हैं, ग्रुप में जितना मदद हो सकेगा एकदम फ्री में आप लोगों को मदद करेंगे, तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करके रखिएगा। ये दोस्तों बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आपको पैसा वैसा कोई देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, ठीक है ना। देखो कैसे ज्वाइन करना है, बहुत ही आसानी से आप ज्वाइन कर लेंगे। आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है ना, आप व्हाट्सअप तो चलाते ही होंगे, तो एक काम करिए व्हाट्सअप ओपन कर लीजिए। देखिए हम बता देते हैं कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है। देखिए जैसे कभी हमने यहाँ पर क्या किया, व्हाट्सअप ओपन कर लिया, देख लीजिए ये हमारा व्हाट्सअप ओपन हो गया ना। तो आप भी अपना व्हाट्सअप ओपन कर लीजिएगा, और पता है कुछ नहीं करना है, आप स्टेटस देखते हो ना, अपने मोबाइल का स्टेटस देखते हो, स्टेटस लगाते हो, तो उसी तरफ आ जाइएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ हम स्टेटस देखते हैं और लगाते भी हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने स्टेटस लगाया है, ठीक है ना, और हम भी यहाँ से स्टेटस लगाते हैं। तो इस तरफ आ जाइएगा। अब जब इस तरफ आ जाइएगा ना, तो देखिएगा ये कोना में यहाँ पर ऊपर में ना सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना सबको, सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसी पर सर्च करना है। और क्या लिखना है, स्टडी प्लस। देखो हमारा ग्रुप आ जाएगा, स्टडी प्लस। देख लीजिए हम क्या सर्च किए हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको लिख कर सर्च करना है। देखिए जैसे ही आप ये लिख कर सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ओपन होगा तो यहाँ पर आपके पास ना स्टडी प्लस और स्टडी प्लस जूनियर आएगा। हालांकि दोनों मेरा ही ग्रुप है, आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा पढ़ने के लिए, उस सब के लिए ये है नीचे वाला, और आपके लिए दोस्तों ये है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ग्रुप पर आप क्लिक करिएगा, तो मेरा ग्रुप देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर आप ही नहीं बल्कि 92-93 हज़ार लड़के इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। देखो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है उसका हम यहाँ पर लिंक भेजे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ हम भेजे हुए हैं। देखो विज्ञान का पेपर भेजे हुए हैं, सब चीज़ मतलब कि हम इसी पर पढ़ाते हैं और इसी में सब कुछ भेजते हैं। तो आप लोग इस ग्रुप को ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पर बगल में ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ऐसा ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन नहीं फॉलो लिखा होगा, मतलब कि वही ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो लिखा होगा फॉलो कर लीजिएगा, और जब फॉलो कर लीजिएगा हो जाएगा, पैसा सब कुछ ना लगेगा, आराम से आप अच्छे से फ्री में कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो 100 क्वेश्चन कराना है तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। 22 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, आदर का विशेषण क्या होगा। आदरणीय हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। आदर का विशेषण क्या होता है, आदरणीय होता है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है, तो प्रविशेषण होगा। बहुत जो है ना ये प्रविशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो बीजाक्षर से, या फिर थी कहती है औरत से, या फिर कवि ने कहाँ से। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग बी नंबर पर टिक लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कवि ने कहाँ से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है दोस्तों, तो अनामिका का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा का 5 प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। सबको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अब क्या दीजिएगा, किसी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, यह। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैं दोस्तों सर्वनाम होता है। और अगला क्वेश्चन है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो जिनको जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता है। आपको, उनको, हमको, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, बट जिनको जो है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है दोस्तों। तो आपको पता होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। आपको संज्ञा का 5 प्रकार का नाम याद तो ही होगा, याद अच्छे से हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो जिसमें पूरी जाति वर्ग का बोध हो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों शहर में पूरी जाति का बोध होता है, सभी जाति के लोग भी रहते हैं, इसलिए हम लोग शहर को जातिवाचक कहते हैं। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है। तो अक्टूबर दोस्तों एक खास नाम है। अक्टूबर महीने का नाम है। अभी नहीं कि किसी लड़के का हम नाम रख सकते हैं, किसी वस्तु का नाम रख सकते हैं, नहीं, अक्टूबर महीने का ही नाम होता है। मतलब कि एक खास और एक यूनिक नाम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है। प यानी कि ओष्ठ से आएगा। प फ ब ब में जो भी होगा वो ओष्ठ से ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ध्यान से देखिएगा। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो हलंत कहते हैं। हलंत, जैसे कि म हो गया। अब म के नीचे ऐसा तिरछी लाइन नहीं देते हैं, ये जो आपको गोले के अंदर दिख रहा है ना तिरछा लाइन, इसी को हलंत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है चौ का उच्चारण स्थान क्या हो गया। चौ का उच्चारण स्थान दोस्तों चौ का आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। य र ल व ल हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य र ल और व, ये 4 होते हैं, जिसमें से ल दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है। ह्रस्व स्वर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और द्विमात्रिक को दीर्घ स्वर बोलते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है दोस्तों। स्वर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि होती है स्वर, या फिर स्वर किसकी अंतिम ध्वनि होती है। तो मुक्ताक्षर की। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है ना। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा का उदाहरण कौन है। इकहारा चिन्ह का उदाहरण कौन सा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ल कौन व्यंजन है। तो अभी दोस्तों मैंने बताया था य र ल व, ये कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है दोस्तों, स्वर होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या दोस्तों। तो ललित निबंध। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ओके, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो बड़े बड़े नाखों को बढ़ाना पसंद करते थे। बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। तो पाशविक वृत्ति का परिणाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 52 का सही जवाब मिल जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है प्रयत्न मानव का अर्थ होता है। तो प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो नाखून का इतिहास काम सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काम सूत्र में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने DLED की उपाधि किस विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। तो लखनऊ विधि। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छ त्र ज्ञ व्यंजन है। देखिए छ त्र और ज्ञ और इसके बाद से एक और होता है स्र। ये पता है कौन से व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों एक देखो
तीन प्रकार के व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो देखिए ये हमारा संयुक्त व्यंजन होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों संयुक्त व्यंजन में ये आएगा, और अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको बताया था कि य, र, ल और वो आएगा। और जो उष्म व्यंजन है इसमें आएगा तालाब स, मूर्धन्य स, धन स, ह, इसमें आ जाएगा। तो ये 12 होता है और 12 को याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्णों को उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषय बोधक चिन्ह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? तो महानदी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर 59 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब मिल जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? यच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम दोस्तों यच्युत था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? दोस्तों लक्ष्मी के 2 लड़के थे, 2 लड़के 2 लड़कियां। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मी के 2 लड़के थे और 2 लड़कियां। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुस्सा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो ढहते विश्वास दोस्तों आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में दोस्तों, 65 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है ना। लक्ष्मण के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम था दोस्तों लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो पड़ोस का पढ़ाकू लड़का दोस्तों गुणनिधि था, जो कटक में पढ़ाई करता था, बहुत ही पढ़ने में तेज भी था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध जो है ना वो महानदी पर बना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षर ज्ञान किसकी रचना है? अनामिका, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। अक्षर ज्ञान पाठ के लेखक कौन है? तो अनामिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनामिका किस काल की कवियत्री है दोस्तों? समकालीन काल की कवियत्री है। 70 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। हम आपको सब एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन बताएंगे, बस याद करते चलिए। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले होता है, तो शब्द के प्रारंभ में यानी कि पहले होता है। प्रारंभ मतलब होता है पहले, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? प्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर होगा, क्या हो जाएगा? ईसाफी, बेइंसाफी है ना, तो बे होगा, केवल बे होगा। बेइंसाफी में आपका बे उपसर्ग ईसाफी, ऑप्शन नंबर केवल ए होगा। देखो बहुत कंफ्यूज है, ई भी आ गया, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में बे ही होना चाहिए, बेइंसाफी। ईसाफी अलग हो जाएगा, बे अलग हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा, प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात में, ये तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग? अनुवाद में अनुपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था, तो व्यवस्था ये जो आपका शब्द है ना व्यवस्था, अगर दोस्तों इसमें हम अगर अ लगा दें तो इसका अर्थ उल्टा हो जाता है, अव्यवस्था, तो अ लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निस होगा, लेकिन स में हलंत लगेगा, क्यों? क्योंकि आधा स है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर होगा, लेकिन इसमें भी दोस्तों आपका हलंत लगेगा, इसमें भी हलंत लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है हलंत, तो आप अपने मन से हलंत लगा दीजिएगा, हलंत होगा। ठीक है। बिना हलंत के दोस्तों आंसर ही नहीं होगा, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हलंत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर कि पतंजलि का मूल नाम क्या था? पतंजलि का मूल नाम था गोसाई दत्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है ना। पतंजलि जीवन विकासनी किसे कहा है? अपनी माता को, अपने पिता को, या फिर अपने भारत माता को जीवन निवासनी विकासनी सुमित्रा नंदन पंत, हाँ
सुमित्रानंद पंत है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव बताया था, अब उसी में दोस्तों आपको दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कभी किस तरह बंगाल में लौटने की लौट कर आने की बात करता है, कभी किस तरह बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। तो उत्तर लिखिएगा कि कभी वैसे बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहाँ धान के खेत कल कल करती नदियाँ बहती हो, यानी जो प्राकृतिक श्री संपदा से संपन्न हो। ये आप इतना आंसर लिख दीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं याद होता है ना, या फिर नहीं याद होगा, उसको याद कर लेना, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन टकराएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। तो बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात अंग का सही सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से उब जाता है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है तथा तब उद्विग्नतावश आंखों में आंसू आ जाते हैं, अथवा ऐसे कहे कि निराश की स्थिति में उत्पन्न होने के कारण आंसू आ जाते हैं। ठीक है ना। बस अगला क्वेश्चन, अति सुदो स्नेह को मारक शीर्षक सवया किसकी रचना है। तो घनानंद होगा ना, क्योंकि दोस्तों घनानंद किस भाषा में सिद्ध है, सवैया छंद में। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर भी आपका घनानंद भी ही होगा। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घनानंद किस भाषा के आमिर मुंह से काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सुजान रस खान किसकी रचना है, तो घनानंद जी का हो जाएगा। सुजान रस खान ना, तो घनानंद जी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, यह दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1900 ईस्वी में, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी के माता जी का नाम पूछा गया, तो सुमित्रानंद पिताजी सॉरी उनके माता जी का नाम था सरस्वती देवी, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से किया था। दोस्तों इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में, और हाई स्कूल यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं का पढ़ाई इन्होंने अपने ही राज्य से किया होगा, यानी कि हरिद्वार में। ठीक है, और आगे की परीक्षा के लिए, मतलब कि हाई स्कूल की परीक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने इलाहाबाद आया था। ठीक है, पतंजलि के पिताजी का क्या नाम था दोस्तों, तो गंगादत्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पतंजलि का निधन कब हुआ था, तो निधन हुआ था 1977 ईस्वी में। आपको याद करना है दोस्तों, इनका निधन कब हुआ था, 1977 ईस्वी में। तो अरे यार, ये तो 1977 बहुत जगह ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 1977 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत जगह दिया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। 28 दिसंबर 28 दिसंबर नहीं दिया है। अगर 28 दिसंबर नहीं दिया है ना, देखिए ऑलरेडी 28 दिसंबर नहीं दिया है, तो 29 दिसंबर टिक लगाइएगा, क्योंकि 28 के जस्ट बाद 29 आता है। ठीक है, क्योंकि बुक में हमको लगता है ना, देखो ऑलरेडी जो पुराने कवि है ना, उनका डेट वोट में जन्म में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो ऑलरेडी किताब में 28 दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जब 28 नहीं दिया है तो एक्चुअली में 29 होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का अंतिम काव्य क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पतंजलि का अंतिम काव्य क्या था। ओके, तो इसका देखिए, लोकायन, वीणा है, पल्लव युगपथ है, और यहाँ पर दर्शन शास्त्र है। हमको तो इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है जी, वीणा हो जाएगा। वीणा उनकी अंतिम रचना थी, वीणा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी, क्योंकि भारत माता अपने ही घर में ग्रामवासिनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता किस कवि की रचना है, तो सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसमें इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता, लेकिन बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, तो अच्छे तरीके एकदम रट जाइए, इस क्वेश्चन का एकदम रट जाना है, अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग रट जाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए।